हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज है रविवार, तो वीडियो छोटा होगा क्योंकि आज हम एडिटोरियल पेज डिस्कस नहीं करते हैं। उसमें एक हास्य व्यंग्य है और दूसरा मोदी जी की जो राष्ट्र नीति है उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उस पेज को आज हम स्किप करेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। मोदी ने इंटरनेट मीडिया पर की सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा। यह भारत प्रथम की विचारधारा पर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के बाद आडवाणी यह सम्मान पाने वाले भाजपा के दूसरे नेता हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर के बाद मोदी सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 96 वर्ष की आयु में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंटरनेट मीडिया पर दी है। जो ये लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है वो कुल मिलाकर अब तक 50 लोगों को दिया जा चुका है, यानी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं वो 50वें क्रम के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 49वें क्रम के थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें कुछ ही दिनों पहले यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। 1989 में पालमपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राम मंदिर निर्माण को भाजपा का मुख्य उद्देश्य बनाने और उसके बाद 1990 में राम रथ यात्रा के सहारे इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी की अहम भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी है। आडवाणी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ये सभी उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वे पोत। अब जो ये पोत मिला है वो समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण में मिलेगी नौसेना को सहायता। 3400 टन वजनी है ये पोत और 110 मीटर लंबा है। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संधायक, जिसे खोजकर्ता बोला जाता है, तो शनिवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसमें होगा क्या कि देखिए, आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, भारत की नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी और नौसेना को समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता मिलेगी। इसके जो अलावा जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को भी अंजाम देने में सक्षम है। जो INS संधायक का मुख्य काम है वो है बंदरगाहों, जहाज़ों के रास्तों, नौवहन क्षेत्रों, समुद्री रास्तों, तटीय इलाकों और गहरे समुद्रों का पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। इससे जहाज सुरक्षित तरीके से समुद्र में चल सकेंगे। यह जहाज समुद्र से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मदद करेगा। इससे न केवल भारत बल्कि अन्य देशों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अरब सागर में या लाल सागर में जो गतिविधियां बढ़ी हैं, ईरान के समर्थित जो हैती है, उनके जो डाकू होते हैं, डाकू ही बोला जाएगा, जो हमलावर होते हैं, उनकी वजह से इस जो पोत है उसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। निगरानी करना, इसकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। INS संधायक हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा तथा शांति व सुरक्षा बनाए रखने में भारतीय नौसेना के लिए मददगार साबित होगा। यह हिंद महासागर में अवैध और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने वालों को रोकने के साथ साथ विभिन्न देशों के बीच नौ परिवहन, व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प को भी मजबूत करेगा। इसका जो निर्माण है वो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। कुत्ते की तरह भौंकने वाला हो बूथ एजेंट खड़गे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो बूथ एजेंट होते हैं वो कुत्ते की तरह भौंकने वाले हों, शांत रहने वाले ना हों,
क्योंकि जो कुत्ते की तरह के भौंकने वाले होते हैं वे ज़्यादा कार्य करते हैं, सक्षम होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं। उन्होंने बोला कि जो न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था नई दिल्ली में, संबोधित करते हुए बोला कि जो बूथ एजेंट होगा वो हमारा इस तरीके से होगा कि वो मॉर्निंग में 7 बजे पहुंच जाएगा और लास्ट में सिग्नेचर करने के बाद ही वहां से हटेगा। ये नहीं कि आवागमन करता रहे, आता रहे, जाता रहे, क्योंकि बूथ एजेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर उन्होंने जो कुत्ते वाली बात बोली, उन्होंने बोला कि जब भी हम कुत्ते या किसी जानवर को खरीदते हैं तो उसको कान से पकड़कर उठाते हैं। अगर वो भौंकता है तो वो सही है, अगर वो नहीं भौंकता है और सिर्फ उन्होंने यहाँ पर बोला भी है, देखिए कि कुई कुई करता है, तो वो कुत्ता सही नहीं है, तो हम उसे नहीं लेंगे, तो भौंकने वाले कुत्ते को ही लेंगे। इसी तरीके से बूथ एजेंट भी इसी तरीके के होना चाहिए। यानी मतलब इन्होंने एग्जाम्पल कैसा दिया है, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच ने सौंप दिया है नोटिस। देखिए, भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया था, उस मामले में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा है। क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री के हाथ में ही नोटिस देना चाहती थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर 5 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद टीम ने सीएम आवास में तैनात एक अधिकारी को नोटिस दे दिया। इस मामले में शुक्रवार को भी क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन आवास में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। इस कारण नोटिस दिए बिना ही वो लौट आए थे। नोटिस में 3 दिन के अंदर लिखित में जवाब देने के लिए कहा गया है और साथ ही खरीद फरोख्त के आरोप से संबंधित सबूत भी देने के लिए कहा गया है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के मुताबिक शनिवार शाम आम नेता आतिशी को भी उनके आवास पर जाकर नोटिस देने की बात कही गई, लेकिन वो चंडीगढ़ की यात्रा पर थी, इसलिए नोटिस नहीं दिया गया और संभवतः आज उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, विकसित भारत का आधार तैयार करेंगे नए रेल गलियारे। देखिए, रेलवे के जो प्रस्तावित 3 नए गलियारे हैं उसमें विकसित भारत का आधार जरूर तैयार होगा। इसके तहत देश के कुल 40,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक बिछाए जाएंगे और तीनों गलियारे वर्तमान में सक्रिय 2 जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से अलग होंगे, यानी कि टोटल 5 हो जाएंगे। माल ढुलाई और यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होंगे ये। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसी बड़ी आबादी वाले राज्यों से जो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलोर में कार्य करने के लिए जाते हैं, बड़ी संख्या में, आपने छठ वगैरह में भी देखा होगा कितनी भीड़ हो जाती है, या फिर किसी भी जो त्यौहारिक माहौल होता है, त्यौहार जो सीजन होता है, उसमें देखिए भीड़ हो जाती है। इन सबको लेकर ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो 5 कॉरिडोर बन जाएंगे रेलवे के, उनसे जो प्रोडक्शन होगा उसमें रेलवे की क्षमता बढ़ेगी और ये जो धक्का मुक्की होती है और इतनी एकदम से भीड़ हो जाती है, उस पर एक रोक लग सकेगी और यात्रा सुगम हो सकेगी। रेलवे से जुड़े सूत्रों ने भी बताया है कि रेल मंत्रालय तीनों नए गलियारों की योजना पर पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। इसके लिए लगभग 18 मंत्रालयों से विमर्श करने के संयुक्त प्रस्ताव बनाया गया और अभी शुरुआत है। जो प्रारंभिक लागत का अनुमान लगभग 11 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि यह अंतिम राशि नहीं है, काम शुरू होगा तो राशि और बढ़ सकती है। तीनों गलियारों से 434 छोटे बड़े प्रोजेक्ट भी जुड़े हुए हैं। इसमें आगे बताया गया कि बुनियादी संरचना के विकास से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, देश की आर्थिक प्रगति कई गुना तेज होगी। तीनों गलियारों की विशेषता भिन्न एवं विशिष्ट होगी। पहला है ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, जो सड़कों से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। इससे लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी, जो रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों को निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। और तीसरा है अमृत चतुर्भुज, यह अधिक दबाव वाले रेलवे नेटवर्क पर स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह होगा। इन तीनों गलियारों के तहत लगभग 40,000 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया जाएगा, जिससे रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि रेलवे प्रभावी तरीके से 90% तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मालदीव ने भारत से पूछा कि कोस्ट गार्ड हमारे क्षेत्र में क्या कर रहे थे। देखिए, मालदीव में सत्ता बदलने के बाद से ही दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है तनाव और मालदीव के EEZ, यानी कि इसमें होगा, इसका फुल फॉर्म अभी हम देखते हैं,
विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो यहाँ पर एस होना चाहिए था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर इन्होंने ई कर दिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तीनों नौकाओं को रोकने का लगाया गया आरोप। देखिए, मालदीव के मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई उसके बाद से भारत के साथ लगातार उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब तनाव बढ़ता जा रहा है। मालदीव सरकार ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मालदीव सरकार ने भारत से पूछा है कि भारतीय तटरक्षक बल कथित तौर पर उनके आर्थिक क्षेत्र के भीतर संचालित होने वाली मछली पकड़ने वाली मालदीव की 3 नौकाओं पर कैसे सवार हो गए। मालदीव के आरोपों पर भारत सरकार ने तत्काल यानी अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मालदीव के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने वाले मालदीव की नौकाओं को रोका गया था भारतीय नौसेना द्वारा। उनका दावा यानी मालदीव का दावा है कि यह क्षेत्र हालिफ एटोल के धिद्धू से 72 समुद्री मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें कहा गया कि भारतीय सैनिक संबंधित अधिकारियों से बिना पूर्व परामर्श के मालदीव स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर मछली पकड़ने वाले 3 नौकाओं पर सवार हो गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बजट में बढ़ेगी महापौर की शक्ति और पार्षदों को मिलेगा भरपूर बजट। अभी तक जो महापौर हैं उनका जो फंड है वो है 9 करोड़ का, जिसे 500 करोड़ करने की संभावना जताई जा रही है और ये कर दिया जाएगा ताकि जो विकास कार्य है, सड़क निर्माण या फिर संबंधित और भी जो कार्य होते हैं, साफ सफाई, इन सब के लिए ये बजट बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जो कई ऐसे जैसे कि स्थायी समिति का गठन किया गया था, महापौर द्वारा कर दिया गया था, लेकिन एलजी की परमिशन नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर जो महापौर हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं और अभी हालांकि वहाँ से कोई निर्णय नहीं आया है। जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था उसमें 65,000 से ज़्यादा फर्जी परीक्षण किए गए हैं और ये जिसमें 2 निजी अस्पतालों का नाम आ रहा है जिनको 4.67 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब इसमें लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये मोहल्ला क्लिनिक भी एक तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, 21वीं सदी के खतरों से निपटने के लिए अपनाना होगा अब नया सोच, मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती दुनिया में न्याय देने के देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौती विषय पर 2 दिवसीय कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशनल एसोसिएशन यानी कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम सहयोग करते हैं तो एक दूसरे की व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, अधिक समझ से अच्छा तालमेल बनता है और जल्द न्याय मिलता है। प्रधानमंत्री ने इस तरह के सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताते हुए आर्थिक और साइबर अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित किया और बोला कि 21वीं सदी के खतरों को 20वीं सदी के नज़रिए से नहीं निपटाया जा सकता है। आज स्थितियां दूसरी हैं जिनको निपटाने की आवश्यकता है। हाल ही के दिनों में अपराध की प्रकृति और उसके दायरे में दिख रहे बड़े बदलावों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हमें नई तकनीकों की आवश्यकता है और कई देश ऐसा इन तकनीकों को अपना भी रहे हैं, उनके लिए फंडिंग की जा रही है और हमारा भी देश अब इस ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक ताकतवर शक्ति की तरह उभरी है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी समाधान, समानता और समावेशिता को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। हम परंपरा और नवाचार के चौराहे पर खड़े हैं। प्रौद्योगिकी न्याय के लिए एक शक्ति के रूप में उभरी है। हालांकि हम न्याय की गति और पहुंचने को बढ़ाने का वादा करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, विकसित भारत के लिए देश के हर राज्य का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के हर राज्य का विकसित होना जरूरी है। केंद्र इसके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी किया गया है। केंद्र सरकार इस प्रयास से केंद्र सरकार का जो ये प्रयास है उससे उड़ीसा आज पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई आवंटन नहीं किया जाता था और इसे परेशान किया जाता था। उन्होंने बोला कि आज जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो उड़ीसा की बेटी हैं जिनको कांग्रेस चाहती थी कि वो
राष्ट्रपति ना बने, लेकिन जो सच होता है, जैसा कि भाजपा गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार चाहती है कि उड़ीसा को सम्मान मिले, आदिवासी समुदाय को सम्मान मिले, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने लगभग 70,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अपूर्व चंद्रा स्वास्थ्य सचिव होंगे, संजय जाजू नए सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को शीर्ष स्तरीय नौकरशाहों में फेरबदल किया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है और वहीं संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये दो ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट थी। शाह से मुलाकात के एक दिन बाद पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने त्यागपत्र दे दिया है। इसके अलावा वो असम और तमिलनाडु के भी राज्यपाल रह चुके हैं। 1977 में वो राजनीति में आए थे, उसके बाद 2 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं और एक बार यानी कि 1996 में वो भाजपा से सांसद रह चुके हैं। बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब सरकार के बीच पिछले वर्षों से टकराव चलता रहा है। कई ऐसे विधेयक थे जिनको लेकर पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां से अनुमति मिलने के बाद इन्हें मजबूरन साइन करना पड़ता था। हालांकि शाह से मुलाकात के बाद जब इन्होंने त्यागपत्र दिया, यानी कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने त्यागपत्र दिया, तो इन्होंने बोला कि ये मेरे कुछ निजी कारणों की वजह से त्यागपत्र दिया जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट का विधिक परीक्षण शुरू, आगामी सत्र में आएगा बिल। देखिए, उत्तराखंड में जो विशेष समिति द्वारा शुक्रवार को सरकार को जो बिल सौंप दिया गया है, ड्राफ्ट सौंप दिया गया है यूसीसी का, यानी कि नागरिक संहिता का, समान नागरिक संहिता का, उसका विधिक परीक्षण किया जा रहा है अलग अलग मंत्रालयों द्वारा। और 5 फरवरी से शुरू होने वाला जो विधानसभा सत्र है उसमें समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और संभवतः उसे 6 फरवरी को कैबिनेट को सौंप दिया जाएगा और इसको कानून बना दिया जाएगा। कल के वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या बदलाव होंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला दैनिक जागरण वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देश का साइबर सुरक्षा कवच बनेगा सेनकॉप्स। देखिए, आने वाले दिनों में देश का साइबर सुरक्षा में चंडीगढ़ की अहम भूमिका होने वाली है। यहाँ हाल ही में स्थापित देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र यानी कि सेनकॉप्स में आवश्यक उपकरणों के इंस्टॉलेशन का काम अभी अंतिम चरण में है। इसके बाद यहाँ पर बड़े साइबर अपराधों को सुलझाया जा सकेगा। पूरे अपराधी जो होंगे उनका पूरा डेटा होगा, एक क्लिक से पूरी उनकी जन कुंडली मिल जाएगी। और सेनकॉप्स में बनाई गई है फॉरेंसिक लैब, जल्द ही इसमें रिपोर्ट तैयार की जा सकेंगी। सेंटर हैकरों से निपटने में भी मदद करेगा, फोटो डालने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ सभी राज्यों के साइबर क्राइम से जुड़े बड़े बड़े जो फॉरेंसिक जांच के मामले सुलझाए जाएंगे। और अभी इसमें ट्रेनिंग का काम चल रहा है जो DRDO द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि CBI RTI के कानून के दायरे से पूरी तरह मुक्त नहीं है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि CBI जो है वो पूरी तरीके से RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 का प्रावधान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। इसे RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित संगठनों को उपलब्ध कराए गए अपवाद में शामिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि संजीव चतुर्वेदी ने ट्रामा सेंटर के स्टोर के लिए जो फॉगिंग समाधान और कीटनाशक की जो खरीद की थी उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसके बाद फिर इसकी खरीद से रिलेटेड डाटा मांगा गया था RTI के कानून के तहत, जिसे देने से मना किया गया था। उसके बाद फिर ये निर्णय आया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। जैसा हमने बताया कि मोदी सरकार आत्मविश्वास से भरी हुई है, जैसा कि अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए गए हैं। सिर्फ और चाहते तो ये जो टैक्स स्लैब है उसको 7.5 लाख तक कर सकते थे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, उसे 7 लाख तक ही रखा गया। राम मंदिर निर्माण किया गया, आर्टिकल 370 हटाया गया, ट्रिपल तलाक हो गया, या फिर जो भी ये कानून बनाते जा रहे हैं उसको पूरी दम से बनाते जा रहे हैं। यानी आत्मविश्वास से भरी हुई है, कोई भी निर्णय लेने में इन्हें हिचक नहीं हो रही, चाहे एयर स्ट्राइक हो,
या फिर सेना के लिए कोई भी निर्णय लेना हो, खरीद करनी हो, इन सभी में वो आत्मविश्वास से भरी महसूस हो रही है। और ये जो बजट पेश किया गया है उसमें जो 2047 का विजन स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक, उसके लिए जीडीपी में सुधार किया जा रहा है और लोगों की आमदनी बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है और इस तरीके के आर्टिकल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसे स्किप करेंगे। दूसरा आर्टिकल है मुख्य अतिथि तलाशने की समस्या, और ये एक हास्य व्यंग है, इसे स्किप करेंगे। और अब आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि पीएसयू के विनिवेश का फैसला सही समय पर। देखिए, वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी पीएसयू के विनिवेश को लेकर कोई जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कहा कि सही समय पर आवश्यकता अनुसार पीएसयू का विनिवेश किया जाएगा। विनिवेश करने की जो अभी हमारी कोई आर्थिक मजबूरी भी नहीं है, तभी हमने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनिवेश का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा है। बजट में आगामी वित्त वर्ष में विनिवेश व संपदा मौद्रीकरण से 50,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2030-31 तक 6.7% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। और जो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 2023-24 से लेकर 30-31 के दौरान भारतीय आर्थिकी की वृद्धि की औसत दर 6.7% रहेगी। एजेंसी ने कहा कि यह कोरोना से पहले की औसत विकास दर 6.6% से ज़्यादा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इस विकास दर में पूंजी का मुख्य योगदान होगा। एजेंसी का कहना है कि यह सरकार की निवेश रणनीति का परिणाम है कि देश की विकास दर में मजबूती आ रही है, जबकि पहले निजी क्षेत्र निवेश करने से कतराता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। साथ ही राज्यों के निवेश प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। क्रिसिल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में 7.3% की विकास दर रहेगी। पीएलआई सिर्फ शुरुआत देगी, प्रतिस्पर्धा कायम रहेगी। पीएलआई स्कीम क्या होता है, इसको लेकर एक वीडियो बनाया जा चुका है, सेपरेट वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2024 सेक्शन में जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पीएलआई स्कीम पूरी समझ में आ जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उद्योग के लिए केवल शुरुआत होगी, आगे चलकर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही होगा। 14 क्षेत्रों से जुड़ी पीएलआई योजना की प्रगति पर आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने उद्योगों से योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए रचनात्मक आलोचना और प्रतिक्रिया भी साझा करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएलआई लागू करने का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनाना है और इसके लिए अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा है कि हम आपको पीएलआई के जरिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इसमें युद्ध जो है उसको स्किप करेंगे, जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसको स्किप करेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं को चुनाव प्रक्रिया में नहीं मिल रहा उचित प्रतिनिधित्व, क्योंकि यहाँ पर फरवरी यानी 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। गैर इस्लामिक निकाह पर इमरान और बुशर को 7-7 साल की जेल हो गई है। ये तो पाकिस्तान का कानून है, वहाँ किसी को किसी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं है। उत्तर कोरिया ने बड़े हथियारों के साथ किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण। देखिए, उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने ऐसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है जो नए सुपर लॉर्ज हथियारों से लैस है। इसके साथ ही नए प्रकार की जो विमान रोधी मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी है और सामने कुछ वीडियो भी रखे हुए हैं, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। उसमें बताया गया है कि ये परीक्षण किया गया है। उत्तर कोरिया के परीक्षण की तस्वीरों से पता चलता है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल ने समुद्री तट पर बने एक लक्ष्य को भेदा। एक अन्य मिसाइल को भूमि से दागे जाने के बाद हवा में उड़ते देखा गया है। क्रूज मिसाइलों के बड़े हथियारों से लैस होने की घोषणा करते हुए उत्तर कोरिया इस बात पर जोर देने का प्रयास कर सकता है कि ये मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस है।
चलिए, तो ये आज का 4 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज संडे था, संडे में हम यानी कि न्यूज़पेपर में भी उतनी महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं होती, जैसे एडिटोरियल पेज ही स्किप हो जाता है, इसलिए वीडियो छोटा हो जाता है। तो और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।